जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, थर्टीन लैम्डा ई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये क्या होता है, ये हमारा होता है आइगन वैल्यू। ये क्या होता है, आइगन वेक्टर, या इसी को क्या हम बोल सकते हैं, ये भी इस तरह से भी दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये क्या दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ये सपोज ए का है, एक कोई मैट्रिक्स है उसका है। पहले आप इसकी, अब देखते हैं यहाँ पर, देन बताते हैं चीज़ें, क्योंकि डेफिनेशन पहले बताना बहुत जरूरी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉमा स्केलर, स्केलर का मीनिंग यहाँ पे लैम्डा है, लेकिन आप समझोगे कि 2 3 4 ऐसा कुछ आएगी, एंड ए नॉन जीरो, इस टर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, नॉन जीरो वेक्टर ई। अब नॉन जीरो वेक्टर का पहले, अगर जो बाद में नॉन यहाँ पे हटा दें, जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 0। अब नॉन लग गया अगर जो बाद में, तब ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। क्या ये सही है, 0 0 0, नहीं। क्या ये सही है, 0 1 1, बिल्कुल सही। मतलब पूरी जो भी, मतलब पूरा जो कॉलम है या रो है जो भी, उसमें सारी वैल्यूज जो हमारी हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो इसलिए लगाया, तो इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग है। इसको छोटे मतलब हल्के या जो भी उसमें मत लेना, ये डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा मतलब है। सच दैट करके लिखो यहाँ पे, ये हमारा होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, खूब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ना जा करके। इसको अगर जो बात है कुछ हम इस तरह से लिखें, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई लैम्डा ई भी लिख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। वेक्टर की बात कर रहा है, जीरो की इक्वल नहीं लिखना है। आप देखो जरा, जब इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए यहाँ पर आई भी हम लिख सकते हैं भाई। कोई जैसे 2 लिखा है और उसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैट्रिक्स में जब आओगे तो 2 लिखा है, और अगर जब बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर जब बाद आपने लिख लिया, सपोज ए है कोई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज ये मान लो ए बराबर 1 2 3 4, और अगर जो ए आई अगर जो बाद आप लिखोगे, या आई ए भी लिखोगे, तब भी ए रहेगा। ये मैंने लिखाया भी है, ये उसी की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ। अब मैं कर सकता हूँ ए लैम्डा आई, और ये हम इधर वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, ये तभी लिया जा सकता है। अब किसी ने ये नहीं लिखा, तब ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये होगा, और उसके साथ में मतलब इफ या आप फॉर जो भी लगा सकते हो, ये होना कंपलसरी है। मतलब ये समझ लो कंडीशन जो हम लोग छोड़ देते हैं, ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। तो अच्छा, इसका मतलब, एक मिनट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। एंड अच्छा देखो, ये x माइनस का 4, ये कुछ इस तरह से लिखा होता था, तो लिखा है 4 इक्वल टू जीरो कर दें। क्या ये बात सही है, या आप चलो इसको छोड़ो, 1 माइनस 4 इक्वल टू जीरो, हाँ ये सही है। बट ये कभी, क्या 4 जीरो भी इक्वल है, नहीं। वैसे ही समझ लो कि ये इसको इसने दे दिया है कि ये जीरो होगा। अब यहीं पे अगर जो बाद में मैं ये कर लेता, ये हटा करके x माइनस का 2, तभी तो आप रूट्स मतलब ये आपने खूब किया होगा, ये इसको एक बार जीरो के इक्वल कर दिया, x माइनस 2 को भी इसके इक्वल जीरो के कर दिया, देन आपने x की वैल्यूज निकाल ली 4, और x की वैल्यू निकाल ली 2। ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है, ए लैम्डा आई जो है, ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये बात सही है, बट ये जो है ये नहीं सही है। अच्छा ठीक है, अब हम अपने मुद्दे से नहीं हटते हैं और देखते हैं क्या ये बता रहा है। अब हम कुछ देर के लिए बस ये जो ई वेक्टर हमने माना था, कुछ देर के लिए बस ई वेक्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये तो रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप लैम्डा की जगह म्यू लिख लो, ए लिख लो, जो मन करे। इसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी को। तो ये अगर जो बाद में हम लिख देते हैं, तो आपने देखा होगा, या देखा नहीं है तो ये देखो जरा, ये हमारा x1 है, और ये हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं x1 x2 x3 ऐसा कुछ।
और ये हमारा x2 है। देन नेक्स्ट जो हम बनाएंगे ये हमारा कुछ ये यही हमें वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लैम्डा एक्स। जो आप देखते हो डायरेक्शन, वो चूंकि आइगन वेक्टर क्या बताता है, देखो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आइगन वेक्टर क्या बताता है, ये बताता है बेसिकली कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन देखो, किसी भी आइगन वेक्टर, सपोज ये दे रखा है प्लस का ए, कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर, तो सपोज बाद में डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है। और यही सेम लैम्डा, और अगर जो बात यहाँ पे माइनस का ये हो जाए तो बस जो मतलब सॉरी, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बस उसकी जो डायरेक्शन एक तरफ थी वो अपोजिट साइड में हो जाएगी। ये पॉइंट है, इसको ध्यान करके लिख लेना। अब ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि आइगन वेक्टर हैं या आइगन वैल्यूज हैं, ये आपको पता है। जब आइगन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये कब, जब आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा, जब ये फाइंड करना है तब ये इसका यूज करेंगे। और जो अभी मैंने ये लिखा था ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये हमारा कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। और देन अगर जो बाद में ए, इसको मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे, ए लैम्डा आई अगर जो ई और इसके इक्वल हो जाएगा तो यहां से हम आइगन वेक्टर ई फाइंड करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए अगर जो बाय द वे माइनस लैम्डा आई और एक्स है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई एंड these columns are linearly dependent। तो ये कुछ अलग नहीं लिखा है, जो रैंक में फाइंड करवाता था उसमें जो बताया था मैंने उस लाइन को, उसको अगर आप यहाँ से रिलेट करोगे तो वही सेम लिखा है। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो, अगर कोई, ये हम मान लेते हैं कि ये जब आप निकाले जब इस वैल्यू को, और ये कोई सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे भी मैंने बोला, तो इसका मतलब ये बेसिकली कुछ और नहीं लिखा है, यही तो आप अभी तक लिख रहे थे, ए लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर ही तो मैट्रिक्स है, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। सॉरी, वो जो मैंने ऊपर लिख दिया है वो जरा थोड़ा सही कर लो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने ये लिख दिया, डिटर्मिनेंट करके लिखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। चलो देख भी लो, अगर जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है जरा देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हम मान लें फाई जेड 3x² प्लस 4x माइनस का 2 सपोज इक्वल टू, सपोज ये लिखा है, और कैरेक्टरिस्टिक जब रूट निकालेंगे हम इसके तो फाई जेड बराबर 0 कर देंगे और फिर रूट्स निकालेंगे, यही वो चीज़ मैं आपको जो बता रहा था। देन इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ए अगर जो इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ही इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई थी, मतलब ये मैट्रिक्स वाली, विल हैव, मतलब इसके पास n रूट्स होंगे, सिंपल सी बात है, अगर जो बाद में इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो n रूट्स होंगे। ये मैंने आपको बताया भी था कि a का आप ऑर्डर देख लेना, जो भी अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो लैम्डा 1 मिलेगा और लैम्डा 2 मिलेगा। तो a दैट इज करके a विल हैव n आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n।
ये हमारा हो जाएगा। और ये कैसे हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? ऑल नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, ऑल रियल भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी यहाँ पे लगा लेना, और ऑल डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ये भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मतलब लैम्डा वन की वैल्यू ये भी हो सकता है, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी, नेसेसरी नॉट नेसेसरी का मतलब ये जरूरी नहीं हो भी सकता है। तो ये लैम्डा वन सपोज 4 निकाला, लैम्डा टू भी देखा आपने 4 आया, हो सकता है लैम्डा वन 0 आ गया, लैम्डा या चलो लैम्डा 3 0 आ गया, ये भी हो सकता है, या तीनों अलग अलग आ गए, ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, या ये सपोज 0 है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये सब यूज करेंगे तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस बात को आपको मार्क करके लिखो, कैसे भी लिखो, ये आपको देखना है। आइगन वैल्यूज अगर जो बाय द वे आप निकाल रहे हो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो ऑलवेज कर लो या जो भी करना है, ये रियल रहेंगे हमेशा, मतलब उसके जो रूट रहेंगे वो रियल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब रूट्स ऐसा मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे बाय द वे ऐसा नहीं होगा कि i+1 या 2i, ये इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे, मतलब ऑलवेज रियल रहेंगे, ठीक है। ये आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों मैंने बोला इसको याद करना है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितना भी आप वर्क करोगे ज़्यादातर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे करोगे, तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट ही ध्यान रखना है, इसमें नहीं भूलना है। देन इफ एन आइगन वैल्यूज इज 0, देन करस्पॉन्डिंग आइगन जो वेक्टर, मतलब जो करस्पॉन्डिंग, एक मिनट थोड़ा सा लिख दें वरना सोचोगे कुछ लिख भी नहीं रहे हैं। हालांकि ये आप सुनते जाओगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इफ आइगन वैल्यूज इज 0, मतलब लैम्डा बराबर अगर 0 है तो द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज नॉट 0। ये मतलब जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, ये तो मैंने आपको बताया भी था। अब इसको अगर जो बात समझना है कैसे, ये कोई इक्वेशन थी, मतलब कोई नहीं, ये लैम्डा आई और ये हमारा x के इक्वल 0 हो गया, और ये मैंने बोला कि ये इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है। लेकिन ए एक्स बराबर 0, ए हो सकता में भी 0 हो, बट एक्स नॉट कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब एक्स जो है हमारा वेक्टर जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो पॉइंट है, अगर जो बाय द वे ए माइनस का लैम्डा आई और ये अगर सपोज हमारा एक्स दे रखा है या 0 दे रखा है, जो भी वेक्टर, मतलब सपोज एक्स दे रखा है या ई दे रखा है, वो आप देख लेना, क्योंकि मैं आगे जब यूज़ करूंगा वहां पर ई करूंगा, तो इसलिए अगर यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड के एक स्केलर है, तो स्केलर सपोज मतलब चलो के की जगह पे मैं 2 मान लेता हूँ, तो ए लैम्डा आई एक्स बराबर 2 और ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो ये फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लैम्डा आई और ये हमारा हो जाएगा 2x बार, मतलब आइगन वेक्टर x, ये 0 हो जाएगा। अब इसी को हम के से अगर रिप्लेस करें तो ये हमारा के हो जाएगा। अब मैं बोल क्या रहा हूँ जरा देखो, x जब आइगन वेक्टर था, आइगन वेक्टर है a का, इफ देन अगर के मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा अब क्या होगा, वो हमारा आइगन वेक्टर ये a का ही यही रहेगा, अगर बोथ साइड अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तब आप कर पाओगे, नहीं आती होंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं हर जगह या मैक्सिमम जगह आपको ये देखे, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा, समझ लो ये जो इधर जितना भी मैं आपको पढ़ाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 99% इसका यूज होगा, 1% हो सकता कोई ऐसी चीज़ मैंने पढ़ा दी हो ना यूज हो। आइगन वैल्यूज
ये अगर जो बाय द वे ए है तो सी अगर लैम्डा करोगे तो ये इसकी मैट्रिक्स ये हो जाएगा। मतलब अगर ये आइगन वैल्यूज है और सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, और सी जो है ऐसा ना हो सी को आपने जीरो ले लिया, जीरो नहीं होना चाहिए वरना तो खेल ही खत्म कर देगा। एक्स अगर जो बाय द वे आइगन वेक्टर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आइगन वेक्टर आप समझ लेना, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग मतलब और इसके करस्पॉन्डिंग, या इसको इस तरह से, चलो ये लैम्डा हम कर लेते हैं, या इसको हम डायरेक्ट करके ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा और एक्स ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर है। तो देन अगर जो बाय द वे इधर हम सी और ए कर लें तब हमारा क्या होगा, तो सिर्फ अगर जो यहाँ पे अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे सी लैम्डा हो जाएगा और ये हमारा सेम वैसे की वैसा ही रहेगा। अच्छा, देन इसके बाद में उसके बाद में लैम्डा अगर जो बाय द वे ये सपोज मान लेते हैं ए है, देन सी लैम्डा और प्लस में के, मतलब ये कोई और क्वांटिटी मान लेते हैं तो ये भी कुछ इसी तरह से होगा, सी प्लस के और आई, क्योंकि वहां पर तो सपोज ये 2 दे रखा था इसकी वैल्यू, और ये एक हम 2 और मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3। बट ये जब चूंकि ये मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स के साथ में आएगा तो वो आइडेंटिटी हमारा बन जाता है जो हम उसको लिखेंगे, और जो इसके साथ में करस्पॉन्डिंग में जो इसका वेक्टर है तो वो हमारा सेम रहेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये मैंने अभी ऊपर दिखाया है आपको, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है कि अगर जो बात है लैम्डा हमारा ए का सपोज आइगन वेक्टर है, और इसको हम करके भी दिखा दें क्योंकि एक इसमें करके दिखा देते हैं वरना आपको ये ना लगे कि सारा बस हवा में चल रहा है। और ये बोला जा रहा है कि अगर जो बात है बोला नहीं जा रहा है, ये अगर जो बात है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आप समझो, इसी को डॉट डॉट करते चले जाओ। मतलब सपोज इस ए के लिए मैट्रिक्स के लिए आपने जो आइगन वैल्यू निकाली ये 2 हो गई, फिर इसी ए का आपने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। इसी तरह से लैम्डा की पावर के है तो ए की पावर भी के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ए की पावर के एक्स और लैम्डा की पावर के एक्स बार। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कि अगर जो ये लैम्डा अगर जो ए का है और ए हमारा क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब देखना ध्यान करके 1 अपॉन जो लैम्डा इसका जो आएगा वो इसका भी इन्वर्स होगा, लेकिन जो आइगन वेक्टर है वो सेम रहेगा, चाहे ए के लिए निकालो चाहे ए इनवर्स के लिए निकालो। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी चाहो तो लिख सकते हो, लैम्डा एक्स बार, तो ये ए और ए हमने बता दिया है कि नॉन सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए, और ये हमारा 1 अपॉन लैम्डा है और ये हमारा एक्स बार है, तो ये भी हमारा क्या है, ये ए इनवर्स होगा। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट एक देख लेते हैं कि अगर जो ये लैम्डा इसके लिए है 1 माइनस का लैम्डा अगर हम करें तो सिंपल सी बात है 1 तो वेक्टर के मतलब जो कौन डिजिट लिखी है या नंबर्स लिखे हैं तब तो 1 रहेगा, और अगर वेक्टर में लिखोगे तो वही चीज़ ये हो जाएगी, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस का लैम्डा, तो ये भी हमारा आई और ये इसका इनवर्स, चूंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इसको ये नहीं लिखना, आई माइनस का ए, ये मैट्रिक्स में गलत है, मैट्रिक्स में उसका इनवर्स होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अगर जो 1 लैम्डा 1 है तो देन जो हमारा होगा 1 माइनस का लैम्डा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सिंपल सी बात, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस लैम्डा को, 1 माइनस का लैम्डा इसका ये, और ये हमारा ये कुछ सीरीज ओपन होती है, अगर ये नहीं आपको पता है तो ये आप ध्यान रखिएगा, या फिर आप फार्मूला बैंक में जाइए, ये सीरीज वाला जो सेक्शन है उसको आप कर लो अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो, या आप गूगल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि सिर्फ मुझे ये दिक्कत थी तो आप गूगल भी कर सकते हो, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई करेगा तो देन सॉरी आई माइनस का ए, जब ये आप लिखोगे तो ये आई आएगा, ये वही सेम ये चलेगा, बस मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की तरह इसको देखना,
ए क्यूब, ये इसी तरह से चलता जाएगा। देन प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि ए अगर जो बाय द वे इसका अगर जो बाय द वे रैंक एन क्रॉस पी है और बी अगर जो बाय द वे पी क्रॉस एन है, तो देन क्या क्या होगा वो जरा देखो। फर्स्ट, द नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर द सेम, मतलब ए बी सेम होंगी बी ए के लिए अगर जो ये आइगन वैल्यूज, सिर्फ आइगन वैल्यूज। सेकेंड देखना, इफ एक्स अगर जो बाय द वे इज ए आइगन वेक्टर है ए बी का, तो देन बी एक्स अगर जो बाय द वे हम लगाएं तो ये बी ए का होगा। ये भी आप देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट में समझ लो, ये प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे डाल लेना चाहो तो, या प्रोडक्ट लिख करके भी आगे आप काम कर सकते हो। ए अगर जो बाय द वे एन क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स है तो दो कंडीशन होंगी। इफ पी अगर जो बाय द वे एन क्रॉस एन का नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो देन ए और मतलब एंड पी और ए पी, ये मैंने आपको दिखाया भी था, हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट। रूट मतलब आइगन वैल्यूज। सेकेंड देखो, सी अगर जो बाय द वे हम मान लेते हैं एन क्रॉस एन का है और सेम नॉन सिंगुलर है, तो ए एंड सी ए सी, ये यहाँ पे मे बी आर्थोगोनल होगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, आर्थोगोनल। ये आप आर्थोगोनल कर लेना, तो ये भी हमारा यही रहेगा। ये भी हमारा आर्थोगोनल रहेगा। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी हेडिंग है, ये डाल लें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये ऐसा नहीं, ये मत समझिएगा कि ये मैंने तो पढ़ा दिया था, ये मैं उसके बाद का बता रहा हूँ। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में अभी हम इससे ऊपर वाला जो मैंने बताया है ये प्रोडक्ट के लिए बताया है, नीचे जो मैं बताऊंगा आइगन वेक्टर के लिए बताऊंगा। ठीक इसी तरह से मतलब आइगन वेक्टर सॉरी मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, देन देखोगे पॉजिटिव डेफिनिट सेमी डेफिनिट के लिए, देन इसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान देना। और इसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो समझ लो बैकबोन है पीसीए का, तो इसमें एक प्रॉपर्टी जब आएगी उसको मैं भी समझाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ में ही ये भी एक होता है सिस्टमैटिक। हालांकि ये मैंने वहाँ पर आपको अलग से पढ़ाया है, बट ये अगर आप देखोगे तो इसके लिए क्या क्या मतलब सिस्टमैटिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे पहले जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा था। और एक बस फीडबैक के लिए ये पूछना है कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो उनकी मैं जान करके मतलब जानबूझ करके थोड़ी सी उसकी वॉइस जो है उसकी स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अगर जो बात में अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसको फिर नॉर्मल स्पीड में ही जैसे मतलब वीडियो रिकॉर्ड होती है वैसे ही मैं अपलोड करूँगा। अगर जो बात में सबको अगर सही लग रहा है तो फिर उसके लिए भी आप थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ मतलब आल ओके है। और आप कभी कभी ये लगता होगा कि जो स्क्रीन पर है ये बहुत ज़्यादा मैं पूरा मतलब पूरी स्क्रीन को एक सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखवाता हूँ। अगर ऐसा भी अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपस में चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा अच्छे से मतलब अगर जो बात में एक्सप्लेन करने के बारे में अगर जो आप राय देते हैं तो मैं उसको भी फॉलो करूँगा। प्रॉब्लम अभी ये थी कि सिर्फ अभी आपको मैट्रिक्स की चीज़ें समझानी है, देन इसके बाद में जब मल्टीवेरिएट जब उसके जब प्रूफ या जो भी चीज़ें रहेंगी वो बढ़िया अच्छे से और एक सिस्टमेटिक वे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको पढ़ाऊँ। अच्छा, अब ये ज़रा देखो, इसमें फर्स्ट इसमें ये रहेगा कि लेट ए हमारा
ए बी एन क्रॉस एन का सिस्टमैटिक मैट्रिक्स है। तो जो इसका फर्स्ट रहेगा, ये हालांकि मैंने कल लिखाया भी था, जो इसके आइगन वैल्यूज रहेंगे, मतलब जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो सब क्या होंगे, ऑफ ए इज रियल। रियल मीनिंग मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो उसकी वैल्यूज सपोज लैम्डा बराबर -3 या 2 इस तरह से आएगा, या 0.5 ऐसे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। बट आप ये इस तरह से नहीं आएगा कि 3i+4 ऐसा कुछ इमेजिनरी नंबर जैसा कॉन्सेप्ट इसमें रियल मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं आएगा। और ज़्यादातर आप थ्योरम्स में देखोगे कि जब थ्योरम स्टार्ट होगी तो वहाँ पर लिखा होगा कि ए इज ए रियल, कॉमा फिर लगा होगा फिर सिस्टमैटिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब वो जो रियल वहाँ पे डिनोट कर रहा है वो इसी की बात कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में जो सेकंड इसका रहेगा इसी में, वो ये रहेगा कि जो इसकी आइगन मतलब वेक्टर रहेंगे, सपोज ये मैंने x1 x2 डॉट डॉट xn ये हमारे हैं ए के। तो ये जो हैं ये डिफरेंट हमारे जो आइगन वैल्यूज़ आप निकालोगे ये उसके लिए है। तो ये वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर हमारे रहेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं जब भी लैम्डा जैसा कुछ लिखूंगा तो ये आइगन वैल्यूज़ की बात करूँगा। एक्स नीचे वेक्टर लगा दूँ, या ई करके वेक्टर लगा दूँ, या सी करके वेक्टर लगा दूँ, या बी करके वेक्टर लगा दूँ, ये आइगन वेक्टर हैं। वेक्टर की पहचान सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि मैं जितना भी पढ़ूंगा उसमें उसके नीचे वेक्टर के ऐसा साइन लगा दूंगा। अच्छा, तो ये क्या होंगे, ये जितने भी होंगे ये हमारे अलग अलग हैं। तो ये होंगे आर म्यूचुअली आर्थोगोनल। अब आर्थोगोनल यहाँ पर उसका मीनिंग जरा देख लेते हैं। पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लेता हूँ। ये आर्थोगोनल होंगे, देन मतलब या कॉमा करके द आइगन वेक्टर xk+1 xk+2 इसी तरह से चलता जाएगा xn करस्पॉन्डिंग टू नॉन डिस्टिंक्ट। मतलब यहाँ पे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट मतलब बात की जा रही है अलग अलग, यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग अलग नहीं होंगे। अब इसका मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट कह लें, या मैंने कल बताया भी था कैरेक्टरिस्टिक रूट कहें या आइगन वैल्यू कहें, बात एक ही है। कैन बी चूजन टू बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड, इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर लिखना चाहें, टू द अदर आइगन वेक्टर दैट इज करके मैं ये बोल रहा हूँ। आर्थोगोनल मैंने कल समझाया भी था कि सपोज ये एक्स आई है और इसका ट्रांसपोज ले लें, और ये एक्स जे है, ये हमारा आर्थोगोनल होगा अगर जो इक्वल हो जाएगा। आर्थोनॉर्मल के लिए 1 होना पड़ेगा, और ये हमारा नॉट इक्वल टू जे है। मतलब सपोज आपने लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल ली 3, लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकाल ली 4, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह से अगर जो बाद में सपोज लैम्डा जो 3 की वैल्यू है वो सेम आ गई, तो वो बोल रहा है कि इनके जो बाद में आइगन वेक्टर, सपोज मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया E2 E3 मतलब E1 E3 E2, तो ये बोल रहा है कि इसमें से किसी का भी अगर जो बाद में आप लेते हो ये सिमेट्रिक के साथ में होगा तो ये 0 होगा, E2 E3 के साथ में होगा तब भी 0 होगा। इसी तरह से E1 और E2 का अगर जो बाद में आप आइगन वेक्टर को अगर मतलब प्रोडक्ट की तरह अगर जो, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट की तरह, तो ये 0 हो जाएगा। यही अगर जो बाद में
इक्वल होकर के 1 हो जाता है, तो इसका मतलब आर्थोनॉर्मल की बात की जा रही है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो बी है नंबर, वो जरा देखो। बी हम देख लेते हैं, पहले मैं लिखता हूं देन आपको समझाता हूं। बहुत ज़्यादा यूज होगा, मैंने बोला भी था कि इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी वो बहुत ज़्यादा यूज होगी। स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन ऑफ ए यहाँ पर मैंने माना है मैट्रिक्स को, तो वही जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए ज़रा हम देखते हैं क्या है कि ए अगर जो बाय द वे कोई हमारा n क्रॉस n का है और ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद इसके जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर हैं, तो ये आइगन वैल्यूज़ रहेंगी और ये हमारे आइगन वेक्टर रहेंगे। बट यहाँ पर एक जो मतलब आइगन वेक्टर चाहें तो आप इस तरह से ये आइगन वेक्टर यहाँ पे ये समझ लो ये आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने बहुत अच्छा बताया था आपको, आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे जब इस जो प्रॉपर्टी में रहेगा तो ये आर्थो नॉर्मल रहेंगे, आर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जब आर्थो नॉर्मल होगा तभी ये स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन जैसा कॉन्सेप्ट कुछ आएगा। तो ये बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए आपको बताया भी था कि आपको कुछ नहीं करना है, जिससे मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो, ये सपोज आइगन वेक्टर इसके लिए था, उसकी लेंथ से उसको अगर जो बाद में आप डिवाइड कर दो तो हमारा ये कुछ आर्थो नॉर्मल बन जाएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिखाया था, वो आपको आता होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये जो होगा तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, लिखा जाएगा, ये ज़रा देखो। ये हमारा C, ये हमारा D और ये इसका डैश, ये बेसिकली क्या है ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर जो बात ये आप अगर जो बात देखो, इसका ऑर्डर आपको पता है n क्रॉस n है, तो इसका मतलब जो इसके अंदर भी होंगे उनका भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका भी हमारा n क्रॉस n का ही बनेगा। ये हमारा I से n रहेगा और ये हमारा लैम्डा I रहेगा। लैम्डा I अभी मैंने बताया आपको आइगन वेक्टर है। और ये अगर जो बात आप लिखोगे इसका ट्रांसपोज के लिए ये भी आप कर सकते हो। तो ये आर्थो नॉर्मल यहाँ पे लिखे होंगे। अब मैं जो बुकिश लैंग्वेज में आपको बताता हूँ वो क्या लिखेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप ये मान के बैठे हो कि यही बस होता है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। सपोज ये लैम्डा I इस तरह से वो लिखेगा और वो ये लिख देगा और फिर बाद में देन ये वाला फार्मूला लिखेगा और ये फार्मूला जब लिखेगा तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, लैम्डा I EI और EI इसका ट्रांसपोज। तो कोई बोलेगा ये तो अलग अलग चीज़ हो गई, ये तो हमने आइगन वेक्टर के लिए बताया, ये अलग अलग नहीं है, सेम है। चूँकि आपने जो स्टेटमेंट लगी है उसको आपने अगर सही से पढ़ा नहीं होगा तभी आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस स्टेटमेंट में ही वो बोल देगा कि ये आर्थो नॉर्मल हैं, आर्थो नॉर्मल। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट जब लिखी हुआ करे तो उसको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उसी स्टेटमेंट में ये यहाँ पे आर्थो नॉर्मल वेक्टर जो बोल रहा था वो मैंने ये ले लिया है समझने के लिए आपके, जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो, आप दोनों में डिफरेंस निकाल पाओ। और ये बस उसने ये कह दिया है कि ये मैं इसको ही आर्थो नॉर्मल मान रहा हूँ। तो आर्थो नॉर्मल इसको मान रहा हूँ का मीनिंग ये हो गया कि जैसे बाय द वे सपोज जो ये आप ये करते थे 0 1 0 सपोज है, तो ये चाहे लिखें या चलो यहाँ पर ये हटा देते हैं, इसको भी 1 कर लो। अब ये किसी ने किया, क्योंकि अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है ये आर्थो नॉर्मल होना चाहिए। तो तुमको ये चेक करना है क्या ये आर्थो नॉर्मल है। अगर जो बाय द वे इनकी यूनिट मतलब इस ई का अगर जो बाय द वे आप स्क्वायर करो सारे एलिमेंट्स का 1 + 1 बराबर, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है √2 के इक्वल। तो इसका मतलब अभी इसको आर्थो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो आर्थो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो बात में सपोज ये समझ लो उसने ये चीज़ लिखी ही नहीं, उसने डायरेक्ट ये लिख दिया 0 1/√2 और ये 1/√2, ये उसने कुछ यही इसी को आर्थो नॉर्मल बोल दिया। आर्थो नॉर्मल जब लिखा है तो बस आपको ये चेक करना है कि ये आर्थो नॉर्मल होगा कि ये होगा, बस। अब यहाँ पे अगर जो बात में ये अगर समझो
ये मान लेते, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, मतलब मैट्रिक्स सॉरी वेक्टर हैं, ये एक हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर है। सपोज ये दो दे रखे हैं, इसमें ई का मैंने केस ही हटा दिया। ये आप सोच कर बताओ कि इसमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल है और कौन सा आइगन वेक्टर सिर्फ है। तो ये है ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर, ये है सिर्फ आइगन वेक्टर। तो यही है डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। बुकिस लैंग्वेज चाहो लिखना चाहो तो बुकिस लिखो, या चाहो तो ये, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा तो यही यूज़ करूँगा, तो क्योंकि आपको डिफरेंस थोड़ा पता चलता रहे इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो नोटेशन हमने मानी हैं उनको मैंने मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। ए तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका भी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप समझोगे, या आप यहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो। ये हमारी इसकी बात कर रहा है I1, सपोज इसके लिए अगर जो बाद में आप लिख रहे हो, ये हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, सॉरी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे मतलब वेक्टर के, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये कोई बोलेगा कि ये तो वेक्टर जैसा दिख रहा है जबकि आपने तो मैट्रिक्स बोला है, तो ऐसा नहीं है। इसको जब आप थोड़ा देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। पहले डी को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये है डायगोनल λ1 λ2 डॉट डॉट λn। और ये इसलिए भी आपको ये याद रखना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये पूछा गया है और ये प्रॉब्लम करेगा। जैसे सपोज आपके पास जो कैलकुलेटर होगा, कोई भी XYZ, कोई भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, आप देखोगे कि वहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना आसान है। आप उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे और उसका इन्वर्स करोगे, आ जाएगा। बट अगर जो आदमी ये पूछ लिया उसने, तब क्या करोगे? तो कोई ये बोलेगा कि मैं ये कर लूँगा, इसका पहले निकाल लेंगे मैट्रिक्स, फिर बाद में उसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे। करके देखना, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब आपको यही करना पड़ेगा जो ये मैं बात कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, ये 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 1/2 माइनस में हो जाता है। और इसका निकालना बहुत आसान है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे याद आ गया क्योंकि इसी पे क्वेश्चन जब आप देखोगे लास्ट कैनोनिकल कोरिलेशन में 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। बस कुछ नहीं करना था, बस इतना सा ही है उसमें कैलकुलेशन। बट ये अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बहुत ज़्यादा फंसोगे। हालांकि मैं उसका अल्टरनेटिव वहाँ पे एक बताऊंगा, बट आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। कभी अगर जो बात में आपके माइंड से स्किप हो गया तो आप यहाँ से भी चीज़ कर सको। अब ये क्या होता है, ये ज़रा अगर आप देखो, अगर जो बात है हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये हमारा सपोज़ ये हम मान लेते हैं, सपोज़ हमारा 4 है, ये मान लेते हैं 9 है, और नेक्स्ट हमारा मान लेते हैं 25 है। तो अगर जो बात है इसको अगर जो बात है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह से लिखोगे। ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये 25। क्यों ऐसा मैंने बोला कि ये इससे निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसका रीज़न आप देख लो, समझ में आ जाएगा। ये हमारा डी सपोज़ दे रखा है, और डायगोनल में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इसका सपोज़ अगर बाय द वे आपको इन्वर्स निकालना है या आपको ये सिर्फ करके निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जितने भी ये दे रखे थे हमारे, इनका अंडर रूट कर दो और सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही रखो। मतलब ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, और वो सारी वैल्यूज़ मतलब 0 जो हैं ये लिख लोगे। अब इसको अगर जो बाद में और लिखना चाहो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 2 3 5। अच्छा, अगर जो बाद में कोई बोल देता है कि चलो इसका इन्वर्स निकाल दो, कुछ नहीं इन्वर्स निकालने में है, आपको बस करना है 1/4 1/9 1/25। बस इसकी यही वैल्यूज़ को आप पलट दोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। ये आप ज़रा एक बार चेक कर लेना इसका इन्वर्स, क्योंकि या एक मिनट मैं चेक कर ही लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखा रहा हूँ। आप कैलकुलेटर
आपको कमेंट करना है कि आपके पास कौन कौन सा कैलकुलेटर है, मतलब कौन सा कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं उसमें भी आपको जल्द ही एक बताने वाला हूँ वीडियो ला करके, या जब भी मैं एग्जांपल स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा बाकायदा कि कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है। कैलकुलेटर भी यूज़ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेपर थर्ड पेपर फोर्थ जो होगा, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसी चीज़ में ख़राब हो जाएगा। तो ये आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो। जो जिस कैलकुलेटर से अभी प्रैक्टिस करोगे उसी कैलकुलेटर से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करना पड़ेगा, तब तो बेस्ट है। अगर जो सपोज़ अभी कोई आप फ्रेंड्स का सपोज़ आप मान लो कि कोई कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो कि हम उसी टाइम पे ख़रीद लेंगे, तो आप देखोगे या आप नोटिस करते होगे, क्योंकि अब तो सबके पास स्मार्टफ़ोन है। अपना जब स्मार्टफ़ोन अगर आपको ओपन करना होता है, तो अगर सपोज़ आपकी आइज़ को अगर बंद कर दिया जाए, आपकी आँखों को अगर बंद कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि फिर भी आप चीज़ें उसमें कर ले जाओगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट वही अगर जो बात है कोई नया पर्सन या किसी अननोन पर्सन या ऐसे भी मानो कि आप मम्मी-पापा या भाई-बहन किसी का भी अगर फ़ोन अगर आप चला रहे हो, तो आपको उसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसमें। मैं इसमें ये कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, और आप भी इसको बता सकते हो। कमेंट करिएगा कि जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं। मैं इसको हालांकि आपको बताऊंगा कैलकुलेट करना, बट अभी के लिए आप इस तरह से मान लो। हाँ, जो मैंने बताया है यही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो आप ये मान के चलो कि सोचो 1 मिनट में आपका ये कैलकुलेट हो गया। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। आप ए मैट्रिक्स का पहले आप ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकाल लो, फिर आइगन वैल्यूज़ से आप आइगन वेक्टर निकालोगे, आइगन वेक्टर से आप ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर निकालोगे, वो हमारा सी हो जाएगा, मतलब सी मैट्रिक्स हो जाएगा। और देन आप इसमें रखोगे वैल्यूज़ और आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर मिल जाएगा, जो कि आप कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये बात आपको माइंड में बिठा लेनी है। अब इसमें अगर जो बाद में सपोज यही अगर जो 1/2 भी करना होता तो कुछ नहीं, इसका 1/2 कर दो, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट यहीं पे इस मैट्रिक्स का अगर जो बात सपोज 1/2, 3, 4, 7, और इसका अगर जो बात 1/√2, आप करके देखना, सिंपल सी बात है। किसी उस चीज़ को मत मानना जब तक कि आप उसको जान ना लो। तो आपका जानने का काम है, आप बिल्कुल जान के देखिएगा, मतलब करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा। अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये आइगन मैंने लिखाया तो आपको, और ये जितनी भी चीज़ें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखोगे कि जब वहाँ पे मैं समझा रहूँगा तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि ये मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला है, और आप अगर समझो तो ये मैंने ये इस तरह से कुछ लिखा है, तो ये वेक्टर जैसा लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, अगर जो बाद में आप अच्छे से प्रॉपर फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी आप देख लो, और फिर भी आपको आना चाहिए कि ये सपोज इसके लिए आपने आइगन वेक्टर मतलब ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड जो आइगन वेक्टर हैं वो सपोज आपने कैलकुलेट किए 0, 1, 0। इसी तरह से इसके लिए आपने किए, ये सपोज 2 है, तो ये सपोज आपने निकाला 1/√2, 0 माइनस 1/√2। सपोज इसी तरह से किसी ने ये कैलकुलेट किया। नॉर्मलाइज्ड की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो नॉर्मलाइज्ड पे ध्यान देना। आइगन वेक्टर तक इंसान पहुँच जाता है, वो उसके माइंड से ही स्किप हो जाता है पार्ट, तो वहाँ पर गलत करके आएगा। इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है। ये हमारा कुछ रखा है। तो अगर जो बाय द वे सपोज इसमें 3 ही वेक्टर होते तो हम इनको कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, या इनको हम थोड़ा इस तरह से अगर जो बाय द वे हम इसी को अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज करके लिखें। और हाँ, ये सॉरी, ये यहाँ पर हमने ये भी लगाना था, ये ना लगा करके मैं इस तरह से इसको लिखता, जो कि मैं लिखना भूल गया था। और सपोज ये 3 हो गया, इसी तरह से n तक जाएगा। चूंकि मेरा सिर्फ यहीं तक है तो मैं इसको यहाँ तक लिख लूँगा। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर आप लिखोगे, सपोज ये कुछ अब बना, ये वैल्यू जब रखोगे तो ये हमारा ये वाली मतलब आ जाएंगी वैल्यूज़। देन ये लिखोगे, देन ये इसके लिए लिखोगे, तो देखोगे कि ये एक मैट्रिक्स ही बन गई है। तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसको जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा के रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से मैं चीज़ें कराऊँगा। आप देखोगे भी बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने स्किप कर दिया इस पार्ट को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है, वो आपको कैसी लगी? इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए? ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो, उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ का अगर आप फ़ोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूँगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो ज़रूरी है, तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूँगा। अगर जो बाद में ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा।